आर्टिकल 45 लिखो। प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, provide early childhood care and education for all children below the age of 6 years, below the age of 6 years। ठीक है, पहले क्या होता था कि आर्टिकल 45 में ये जो एज ग्रुप था ये था 6 से लेके 14 तक, पर फिर 6 से 14 का हमने बना दिया फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 से। इसलिए फिर इसका हमने सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया 45 का। इसको चेंज करके क्या कर दिया कि 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको भी किसी टाइप की चाइल्डहुड केयर या एजुकेशन आपको देनी चाहिए, जिसके लिए सरकार ने क्या बनाया है, आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाए हैं। ठीक है, पीएम आशा योजना है उसके अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद लिखो आर्टिकल 46। 46 में लिखो प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ SCs and STs and other weaker sections of the society। शिवानी आप भी इस क्लास में, क्या चक्कर है, पॉलिटी पढ़नी है? एंड अदर वीकर सेक्शंस, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि SC STs की एजुकेशन प्रमोट करो, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी करो। ठीक है ना। कौन कौन सी स्कीम चलाती है सरकार SC STs की एजुकेशन के लिए? हाँ, वो स्कीम थोड़ी है, स्कीम्स भी तो चलाती है ना सरकार। जैसे स्कॉलरशिप स्कीम चलाती है SCs के लिए, STs के लिए होती है ना स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है। अच्छा, लोन्स मिलते हैं SC STs को, जो सस्ते लोन्स, कौन सी स्कीम है वो? स्टैंड अप इंडिया, है ना, है ना, स्टैंड अप इंडिया सुना है इसके का नाम स्कीम का? SC STs के लिए कि आपको सस्ते लोन मिलेंगे कम इंटरेस्ट पे। वो तो PMEGP, हाँ उनके लिए अलग से प्रावधान है स्टैंड अप के अंडर। ठीक है। बाकी भी वीकर सेक्शंस भी, वुमेन, EWS, हाँ वो भी वीकर सेक्शन है। ठीक है, उनके लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 47 लिखो। टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, रेज, रेज, देखना रेज की स्पेलिंग, तो पहले रफ पे स्पेलिंग गलत लिखेगा। टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू improve public health, and to improve public health। Full stop। It also prohibits the consumption of intoxicating drinks, it also prohibits the consumption of intoxicating drinks। कौन सी ड्रिंक्स होती हैं ये? It also prohibits the consumption of intoxicating drinks। हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, intoxicating drinks and drugs। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ठीक है। तो क्या करना है हमें, लोगों का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन अच्छा करना है। ठीक है, ताकि उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलें, जो भी हमारे लिए जरूरी होते हैं न्यूट्रिएंट्स वो सब मिलें। और हैं, हाँ बेचते इसीलिए तो क्योंकि फायदा होता है सरकार का। नहीं हो सकता ना, क्योंकि जस्टिसिएबल नहीं है ना DPSPs। ठीक है। अगर कल को सरकार कहीं जैसे गुजरात में जो है वो लॉ है कि नहीं बेच सकते,
तो वहाँ पे वो ड्राई स्टेट है, बिहार में ड्राई स्टेट है। पीते हैं पर वो ब्लैक में पीते हैं ना, मतलब ऐसी सप्लाई होती है शराब। हाँ, अगर उसके अंडर सरकार फिर लॉ बनाती है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, फिर उसको माना जाएगा। जहां जहां पे लॉ बनाएगी वहां वहां पे माना जाएगा, जहां पे नहीं बनाएगी वहां पे नहीं माना जाएगा। ना, तभी तो वो नॉन जस्टिसेबल है ना। हाँ, नहीं नहीं, स्टेट सब्जेक्ट में भी तो चीजें हैं ना, जो स्टेट लिस्ट में चीजें होंगी उनके ऊपर स्टेट लॉज बनाएगा। जो सेंट्रल लिस्ट में लॉ सिर्फ पार्लियामेंट ही बनाते है क्या? स्टेट लॉ नहीं बनाते। स्टेट लिस्ट में जो चीजें हैं उन पे स्टेट्स ही लॉ बनाती हैं। ठीक है। तो मैं कुछ बोल रहा था, आपने मुझे भुला दिया। हाँ, आपने मेरे से पूछा कि इसके लिए सरकार क्या करती है, न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए। न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए देखो ना, सरकार कितने मिशन चलाती है। मिड डे मील स्कीम चलाती है, ताकि बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन मिले। ठीक है, खिचड़ी खिलाओ उनको। फूड फोर्टिफिकेशन की है अभी सरकार ने। फूड फोर्टिफिकेशन समझते हो? कि चावलों का राइस फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, कि चावलों में जो न्यूट्रिएंट्स कम हैं उन न्यूट्रिएंट्स को बाहर से डालो। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स उसमें डाल के फिर उनको बेचो, उनको पॉलिश करो न्यूट्रिएंट्स के साथ या कुछ भी जैसे करके। ठीक है, या फिर सीड के लेवल पे भी फोर्टिफिकेशन की जाती है, कि सीड को ही मॉडिफाई करो। हाँ, नहीं, ये बोल रहा है कि हेल्थ न्यूट्रिशन की, हाँ, कि न्यूट्रिशन कैसे पूरा मिले, क्योंकि हमारे देश में माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, लोग जो हैं उनको सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो हाँ, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 48 लिखो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। 48 में लिखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कॉमा, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज। प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज एंड अदर कैटल्स, एंड अदर कैटल्स। SLAUGHTER। हाँ, स्लॉटर। ठीक है, तो क्या करना है, इस आर्टिकल में क्या बता रहे हैं कि हमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्नाइज करना है। ठीक है, उसको अच्छा बनाना है। क्योंकि हमारा देश कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर ही यहाँ पे मेन चीज जो है लोग करते हैं। तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो गांव के लोग ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे, किसान डेवलप कर पाएगा। ठीक है, दूसरा एनिमल हस्बेंड्री को भी अच्छा करना है, क्योंकि जो इंसान एग्रीकल्चर करता है उसके पास एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है, फार्मिंग करते हैं वो सारी, उसको उनके पास एनिमल, तो एनिमल हस्बेंड्री को भी हम अच्छा करें, उससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, और तीसरा, काउ स्लॉटर्स पे और जितने भी कैटल्स के स्लॉटर हैं उसके ऊपर बैन लगना चाहिए। ठीक है, ये गांधीयन प्रिंसिपल है बेसिकली। ठीक है, अब कोई कोई स्टेट है जहाँ पे ये काउ स्लॉटरिंग पे बैन है, कहीं कहीं पे नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद लिखो आर्टिकल 48A। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे इन्वायरमेंट इतना खराब नहीं था। ठीक है, ये 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन जब हुई उसके बाद सबको पता चला कि नहीं भाई, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसलिए इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हमारे देश में बोला कि हम भी कुछ करते हैं, एक DPSP बना देते हैं। ठीक है, तो ये ऐड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हमारी सरकार क्या क्या करती है? 76। क्या क्या करती है हमारी सरकार इन्वायरमेंट को बचाने के लिए? हम्म। हम्म। ठीक है, और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, और
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया हुआ है। इन सिटू कंजर्वेशन और नेशनल पार्क्स बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं। और और भी कुछ कर रहे हैं, वो तो बता दिया। ठीक है, लिखो आर्टिकल 49। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये किसके लिए? हमारे हेरिटेज कल्चर बचा रहे, जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए क्या करती है सरकार? कौन सी बॉडी है हमारे देश में जो पुरानी चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है? हाँ हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। ठीक है। फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, 42+ साइट्स हैं, उससे प्रोटेक्शन होती है पुरानी चीज़ों की। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 50 है, 51 तक ही है। हाँ, 51 तक मतलब सारे ही करने थे, उसके बाद फिर गिने चुने। 50 लिखो। ठीक है, इसमें लिख लिख भी सकते हो आगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया में क्या करता है? मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। किसी भी पुरानी जगह पे जाओ तो वहां पे एक बोर्ड लगा होता है, और वहां पे लिखा होता है अंडर ASI। ASI तो बन गया था अंग्रेजों के टाइम पे ही। एक मिनट देख लेते हैं। ASI उससे पहले ही बन गया था, 1800 समथिंग में बन गया था शायद। एटीन सिक्सटी वन में। हैं? हाँ हाँ, जो भी पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो सब ASI अपने अंडर ले ले। हाँ। ठीक है। किसने बनाया था ASI? अब लिखा ही है कि कब बना था। नहीं नहीं, अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, वो भी लिख लेना। बाय, इन 1861, बाय। ठीक है, इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है इंडिया में। क्या करती है आर्कियोलॉजी, और क्या करती है आर्कियोलॉजी? हम्म। फिर रिसर्च क्यों करती है? हाँ, कार्बन डेटिंग करती है, क्यों? फिर उससे क्या होता है? हाँ, कि हमारी एंशियंट हिस्ट्री को रीडिस्कवर करती है ASI। ठीक है, पुरानी चीज़ों से, पुरानी चीज़ों को डिस्कवर करके पुराना कल्चर कैसा था ये जानने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सब काम ASI का है। उसके बाद लिखो आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसका क्या मतलब है? हाँ, एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या नहीं करेगा? इंटरफेरेंस नहीं करेगा जुडिशरी के काम में। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? हाँ, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज हैं जो, वो क्या नहीं करेंगी? जुडिशरी के काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, जुडिशरी इंडिपेंडेंट तरीके के साथ काम करेगी। ठीक है। आर्टिकल 51,
हाँ, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो हमें क्या करना है, पूरी दुनिया में शांति को बनाए रखना है। शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है पूरी दुनिया में। ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं हम? क्या? ठीक है, न्यूक्लियर पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हाँ। हम्म। और हाँ, हम क्या कर रहे हैं कि जो भी इंटरनेशनल लॉ है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। हाँ, यूनाइटेड नेशंस में जो भी लॉज बनते हैं उन सबको हम फॉलो करते हैं। ठीक है। हाँ, ताकि दुनिया में शांति बने रहे। क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, वेस्टर्न देशों ने बनाया है। आप जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, मानता कोई भी नहीं है, हम यहाँ पे आर्टिकल की बात कर रहे हैं कि इसमें कैसे हम वो करें, मानता तो कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मानने चाहिए। मानेंगे तो, सारे देश अगर माने तो अच्छे से चीजें होंगी सारी। ठीक है, जस्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, डिस्प्यूट्स, ये आर्टिकल में ये भी है कि जो भी दो देशों के बीच में अगर डिस्प्यूट्स हैं तो उनको आर्बिट्रेशन से सॉल्व किया जाए। आर्बिट्रेशन मतलब कि बीच में कोई एक आर्बिट्रेटर बिठा के मध्यस्थता करके आराम से बैठ के बातचीत करके उनको सॉल्व किया जाए। ठीक है, वॉर करने की जरूरत नहीं है हर जगह। तो उसके लिए ये आर्टिकल है, आर्टिकल 51। ठीक है, अब ये जो हमने आर्टिकल 36 से लेके 51 तक पढ़े, इनमें से कुछ हमने किस में डाले हैं? गांधीयन में, कुछ सोशलिस्टिक में और कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल में। ठीक है, तो ये नंबरिंग लिख लो कि कौन कौन सा किस किस में है आर्टिकल। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशलिस्टिक। कौन कौन से हैं? 38, 39, 39A। सोशलिस्टिक लिखो पहले, 38, 39, 39A, 41, 42, 43A, 45। ठीक है, ये सब हैं सोशलिस्टिक। उसके बाद गांधीयन लिखो, 40, 43, 45, 46, 47, 48। और लिबरल इंटेलेक्चुअल लिखो, 44, 45, 49, 50 और 51। ठीक है, अब कुछ आर्टिकल्स आपने इसमें देखा होगा कि वो दो जगह आ रहे हैं, है ना? तो वो ये है कि एक आर्टिकल में दो तीन आइडियोलॉजीज मिक्स हैं। एक आर्टिकल चार पांच चीजों की जहां बात कर रहा है, वहां पे आधी आइडियोलॉजी उसकी आधी उसकी, इसलिए उसको दोनों तीनों जगह रखा है हमने। ठीक है, समझ गए? डीपीएसपी समझ आ गए? ठीक है, 36 से लेके 51 तक ये आपको याद भी करने हैं पर सारे। ठीक है, एक दो बारी रिवाइज करोगे तो हो जाएगा याद। उसके बाद नेक्स्ट क्या है?
तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर एक दिन सरकार को ऐसे लगा कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स तो चाहिए, बट ये कोई काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, इन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अपने ऊपर लेना चाहते, इसलिए जहां पे आपको राइट्स मिल रहे हैं आपको वहां पे आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो सरकार ने बोला कि हम अब क्या करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे, जिससे लोगों को अपनी ड्यूटीज भी समझ में आए कि हमारी इस देश के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में आपकी वो फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई है जो आपको देश में रहते हुए, देश का नागरिक रहते हुए आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। सिर्फ देश से लेना ही थोड़ी है, देना भी तो है कुछ। तो अच्छा नागरिक कौन होगा, जो ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज जो अभी हम पढ़ेंगे वो सब अगर आप करते हो फॉलो, तो आप अच्छे नागरिक हो, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशंस पे आई थी ये, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पे हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज लाई थी। किसकी सरकार थी उस टाइम पे, इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी। और ये हमने कहाँ से कॉपी किए हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसएसआर से। यूएसएसआर मतलब रशिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। हाँ हाँ, रशिया ही था, मतलब सोवियत फेडरेशन में वो, सोवियत यूनियन में से और भी कंट्रीज थी रशिया के साथ, तब कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान। हाँ, उसमें पास हुई होती है वो। हाँ, बात तो पहले से चल रही होती है। 2002 में तो एक और नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई है, 10 तो पहले से थी ना, 10 इंदिरा गांधी ने अपने टाइम में करवाई, अभी टोटल 11 हैं, तो 11वीं जो ऐड हुई है वो 2002 में हुई है, ठीक है। इसमें लिखो, दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। फंडामेंटल ड्यूटीज भी कैसी हैं, नॉन जस्टिसिएबल, मतलब अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभा रहा अपनी, तो आप क्या नहीं कर सकते, कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते कि ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभा रहा, अनलेस उसके ऊपर लॉ नहीं बनाओ। अगर किसी फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर लॉ बना लिया पार्लियामेंट ने, फिर जा सकते हो आप कोर्ट में, बट अगर नहीं बना लॉ तब तक नहीं जा सकते, ठीक है। लिखो, दे रेफर टू सच वैल्यूज, दे रेफर, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे रेफर टू सच वैल्यूज विच हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, which have been a part of Indian tradition, comma mythology। तेरा पेट तो अंदर जा नहीं रहा, तो क्या कराटे करता है। तो स्टूडेंट कोच को बोलते नहीं, सर कोच आपका तो पेट बाहर है। अच्छा, हाँ, ट्रेडिशन कॉमा माइथोलॉजी कॉमा रिलीजन एंड प्रैक्टिसेस। यार मैंने भी सीखने हैं जूडो कराटे। इधर ही हम रूम में एक बना खाली कर देंगे ना, सही में इधर ही कर दें स्टार्ट कराटे क्लास भी। कितनी जगह चाहिए उसके लिए, ऊपर एक हॉल है खाली, वहां पे कर लें, वो बहुत है ना। फुल स्टॉप के बाद लिखो, दे एसेंशियली कंटेन जस्ट अ कोडिफिकेशन ऑफ टास्क। इसी के बाद लिखो, दे एसेंशियली कंटेन जस्ट अ कोडिफिकेशन ऑफ टास्क इंटीग्रल टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ, इंटीग्रल टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ, कोडिफिकेशन ऑफ टास्क इंटीग्रल टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ। They essentially contain just a codification of tasks integral to the Indian way of life। मतलब ये है कि देखो, जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज में चीजें लिखी हुई हैं वो कहाँ से हमने ली हैं, बेसिकली वो इंडियन ट्रेडिशन को दिखाती हैं कि हम कैसा ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। हमारी माइथोलॉजी समझते हो, माइथोलॉजी मतलब, माइथोलॉजी क्या होती है,
अच्छा मेरे को बताओ, मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा। एक चीज होती है फॉल्स, मतलब गलत है ना। एक होता है ट्रू, ठीक है। और एक होती है मिथ। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? हम्म। हम्म। हैं? हाँ, पर किसी के लिए वो मिथ भी हो सकती है। देखो मिथ क्या होती है, एक कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है ना, जो आप सबको पता है कि ये सही है ये गलत है। और कुछ चीजें हैं जो आपको पता है ये गलत ही हैं, ठीक है ना। जैसे सूरज ईस्ट से निकलता है, ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है ना, ठीक है। अब अगर कोई बोले कि सूरज जो है वो वेस्ट से निकलता है, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। फिर मिथ जो है, मिथ ना इन दोनों के बीच में लाई करती है गई। मिथ क्या है कि मिथ आधे लोगों को, जो लोग उस थ्योरी में बिलीव करते हैं उन लोगों के लिए वो ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू। और जो लोग उस थ्योरी में बिलीव नहीं करते हैं उनके लिए वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो मिथ क्या है? मिथ भी सच है, पर वो सच सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो लोग उसको मानते हैं। जो नहीं मानेंगे उनके लिए वो झूठ है। नहीं नहीं, वो उनके लिए मिथ नहीं है। वो तो और ही कुछ उसके लिए वर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ट्रू चीज है ना। और वो ट्रू चीज को भी नहीं मान रहे हैं। वो तो ट्रू चीज को नहीं मान रहे, तो वो मिथ नहीं बोल सकते हम उसको। लेकिन कोई चीज ऐसी है जिसपे आप ट्रू या फॉल्स डायरेक्टली नहीं बोल सकते। हाँ। हाँ। हाँ, जिसका आपके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, बट इनडायरेक्ट एविडेंस होते हैं उन चीजों के। डायरेक्ट आपके पास जो अभी मॉडर्न साइंस है उसके बेसिस पे आपके पास एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो हाँ, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि अब जो जैसे बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है कि नहीं, उसके ऊपर तो अभी भी डिबेट्स हैं। हम्म। हाँ। हाँ, कि कैसे खत्म हुई हमें पता ही नहीं, कैसे उसके ऊपर अलग अलग थ्योरीज हैं, है ना। तो मिथ वो होगी, मान लो आपने कोई थ्योरी मान ली उसमें। जैसे आपने मान लिया कि आर्यंस के इन्वेजन से खत्म हुई थी, तो वो मिथ हो जाएगी। फिर वो पक्का पता नहीं है कि क्या आर्यंस के इन्वेजन से खत्म हुई थी या फिर वहां पे कुछ डिजास्टर आया उसकी वजह से खत्म हुई। हाँ, जिसके दो तीन आंसर हैं और आप किसी एक आंसर को मान रहे हो, फिर वो मिथ है। हाँ बस ठीक है, अब इतना भी नहीं डिटेल में तो। ठीक है, तो माइथोलॉजी क्या है? वो सब चीजें जो हमें, जो मिथ से जुड़ी हुई चीजें की कहानियां हमें सुनाती हैं, वो सब माइथोलॉजी है। तो माइथोलॉजी, इंडियन इंडियन माइथोलॉजी मतलब इंडियन ट्रेडिशनल जो किताबें जैसे पुराण हैं हमारे, हैं रामायण है महाभारत है, उसको हम सब माइथोलॉजी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मॉडर्न साइंस नहीं मानती उनको कि ये क्या सच में जो डेट्स जैसी उसमें मेंशन्ड है, मॉडर्न साइंस नहीं उसको प्रूव कर पा रही है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट वो वैसी ही है। ठीक है, जैसे रामायण में लिखा कि राम भगवान ने 11,000 साल राज राज किया। ठीक है, तो वो पूरा उसको प्रूव करना मुश्किल है, आपको एविडेंस लाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल है वो। तो वो फिर वो बोलते हैं कि ये माइथोलॉजी है, ये आपका सच है हमारा सच नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो ये वैल्यूज हैं, हमारी वैल्यूज हमारी माइथोलॉजी पे बेस्ड हैं। ठीक है, हिंदू ट्रेडिशन क्या है, हिंदू माइथोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी आगे, इसमें भी जब डिबेट होती है तो लोग बोलते हैं कि ये मिथ नहीं है। वैसे तो फिर साइंस में भी बड़ी चीजें मिथ हैं, पर आप उनको मिथ बोलते नहीं हो। जैसे बिग बैंग थ्योरी की हमने बात की, उसको वो मिथ नहीं बोलते हैं। है उस पे भी, ऊपर भी डिबेट्स हैं। जैसे एटम में अब गॉड पार्टिकल उन्होंने डिस्कवर किया और इतने पार्टिकल्स डिस्कवर किए, उनको अभी तक भी पता नहीं है कि बिल्कुल फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है। तो उनके लिए तो वो थ्योरी भी, पर उसको मिथ नहीं बोलेंगे वो। ठीक है ना, क्योंकि वो साइंस, अगर साइंस को मिथ बोल देंगे फिर साइंस का क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हिंदू जो पुरानी किताबें उनको बोल दिया कि ये माइथोलॉजी है, क्योंकि उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, हाँ सारी, चाहे हिंदू ही नहीं, जैसे कुरान है, जैसे क्रिश्चियनिटी में है, वो सब माइथोलॉजी ही उसको मानते हैं। ठीक है, लिखो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं। पहली लिखो। हाँ, ये था कि फंडामेंटल ड्यूटीज किसके ऊपर बेस्ड है हमारी, आधारित किसके ऊपर है।
ये जो ड्यूटीज आपके लिए हमने कर्तव्य बनाए हैं ये किस चीज़ों के ऊपर आधारित हैं? तो हमारी वैल्यूज़, हमारी ट्रेडिशंस, हमारी माइथोलॉजी, इन सब चीज़ों के ऊपर आधारित हैं। यहाँ से ही तो हमारी वैल्यूज़ आती हैं। और कहाँ से सीखते हो आप? बचपन से लेके अभी तक जो चीज़ें सीखते आए हो, कहाँ से सीखी हैं आपने? हाँ, हाँ, ट्रेडिशन से ही सीखी है ना, ट्रेडिशन से, रिलीजन से, इधर से ही सीखता है इंसान, और कहाँ से सीखता है? तो पहला लिखो, फंडामेंटल ड्यूटी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, सारा आता है। ठीक है, ठीक है, जाओ। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, कॉमा, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो क्या करना है आपको? जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मानना है आपको, ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें बताई हुई हैं उनको आपको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है? आपके अपने नेशनल फ्लैग की भी रिस्पेक्ट करनी है और नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? अब इसके ऊपर लॉज भी बने हैं, जैसे फ्लैग कोड बना है, ठीक है? तो फ्लैग कोड में अगर आप नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो जेल भी होगी आपको, ठीक है ना? बट नेशनल एंथम के ऊपर ऐसा कोई लॉ नहीं बना है, इसलिए नेशनल एंथम में कोई नहीं खड़ा होता है तो उसको आप सीधे जेल में नहीं डाल सकते, ठीक है? दूसरा, दूसरी ड्यूटी लिखो, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड, टू चेरिश एंड फॉलो द noble ideals, to cherish and follow the noble ideals that inspired national struggle for freedom, that inspired national struggle for freedom। तो जिन आइडियाज की वजह से आपको आज़ादी मिली, आपको उनको क्या करना है? चेरिश करना है और उन्हीं को फॉलो करना है आपको, ठीक है? जैसे गांधीयन आइडियाज की वजह से हमें आज़ादी मिली, तो हमें गांधी जी के आइडियाज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको मानना चाहिए, अपनी लाइफ में भी उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है? हाँ, हाँ, क्यों नहीं मिली है? उसके बाद लिखो, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरनिटी। हाँ, थर्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरनिटी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरनिटी, कॉमा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है? तो सोवरनिटी मतलब, क्योंकि हमारा देश इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेता है तो आपको उसको वैसे ही बनाए रखना है, देश में यूनिटी, एकता को बना के रखना है। और इंटीग्रिटी मतलब अक्षुण्णता। इंटीग्रिटी समझते हो क्या होती है? एकता तो यूनिटी होती है। उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं, तो इसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं। इंटीग्रिटी मतलब, इंटीग्रिटी पता है क्या होती है? देखो, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि, कैसे बताऊं, जैसे आपने यूनिटी का क्या मतलब है? एकता, है ना? यूनिटी का मतलब है एकता, सब एक साथ मिलके रह रहे हैं, अलग अलग आइडियाज हैं फिर भी एक साथ मिलके रहेंगे, उसको हमने यूनिटी बोल दिया। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आप उसको तोड़ ही नहीं सकते हो फिर, ठीक है? वो अनब्रेकेबल है कोई चीज़ फिर। जैसे इंटीग्रिटी, ऐसे नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में जो मॉरल वैल्यू होती है इंटीग्रिटी, उसका क्या मतलब होता है कि जैसे आप ऑनेस्ट हो ऐसे तो, ठीक है? ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी भी एक वैल्यू है, ह्यूमन वैल्यूज में हम पढ़ते हैं, है ना? तो वहां पे आप देखो कि ऑनेस्टी का क्या मतलब है कि आप ईमानदार हो, पर इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि आप तब भी ईमानदार हो जब आपको कोई देख नहीं रहा है,
ऐसे ऑनेस्टी मतलब आप दुनिया के सामने ईमानदार हो। और इंटीग्रिटी का मतलब कि आपकी ईमानदारी पे कोई डाउट ही नहीं कर सकता है, आप अकेले में भी ईमानदार हो। इंटीग्रिटी का बेसिकली मतलब होता है जब दुनिया आपको देख नहीं रही है ना, उस टाइम आप कैसा बिहेव कर रहे हो। ठीक है, अगर आप उन्हीं वैल्यूज पे, जिन वैल्यूज पे आप बाहर दिखा रहे हो, उन्हीं वैल्यूज पे आप अकेले में भी वैसे ही बिहेव करते हो, तो इसका मतलब आप यू आर ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी। समझे? कुछ समझ आया इंटीग्रिटी का मतलब? कि जो आप बाहर बोल रहे हो चीजें, कि मैं ऐसी ऐसी चीजें करूंगा, ये मैं करता हूं, मैं अपनी लाइफ में ऐसा हूं ऐसा हूं, आप सच में वो चीजें करते भी हो अपनी लाइफ में। हाँ, जो आप बोल रहे हो वो आप सच में करते हो, तो आपको फिर इंटीग्रिटी वाला बंदा बोला जाएगा। ठीक है, कि जिसकी बात पे कोई डाउट नहीं कर सकता इंसान। समझे? तो हमें देश में ऐसे ही इंटीग्रिटी की फीलिंग के साथ ही हमें आगे बढ़ना है, कि जो ये आइडियल्स हैं उनको हमें सच में एक्सेप्ट करना है, अंदर से इंटीग्रली। ठीक है, अंदर से कोई चीज जब आप एक्सेप्ट करोगे, तभी आप इंटीग्रल हो सकते हो। हाँ, पर्सनल लेवल पे ही होती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कभी आपकी पब्लिक लाइफ में चेक नहीं होती। ठीक है, वो चेक तभी होती है जब आपका घोटाला कोई सामने आ गया। लेकिन अपने मन को आपको पता होता है कि आप, बाहर से हो सकता है लोग आपको बोले आप ऑनेस्ट हो, लेकिन आपको तो पता है ना आप कितने ऑनेस्ट हो। ठीक है ना? तो अगर आपको भी लगता है कि आप ऑनेस्ट हो, इसका मतलब आप में इंटीग्रिटी भी है। ठीक है, समझे? है आप सब में इंटीग्रिटी? उसके बाद नेक्स्ट लिखो, टू डिफेंड द कंट्री, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। तो अगर जरूरत पड़ी तो देश के लिए गोली भी खाओगे आप। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, खाओगे गोली? खा लोगे? हाँ, जैसे कारगिल वॉर में लोगों ने वॉलेंटियरली जो है वो किया था। हाँ। उसके बाद लिखो नेक्स्ट, टू प्रमोट हार्मनी, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। हार्मनी एंड अ स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो देश में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है और भाईचारा बनाए रखना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री। ठीक है, आपको जो भी हेरिटेज है हमारी, उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करके रखना है, प्रिजर्व करना है उसको। जो भी पुरानी कल्चरल चीजें हैं, चाहे वो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी किताबें हैं। ठीक है। हाँ। हाँ। ठीक है, जो भी आपके हेरिटेज का हिस्सा है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद लिखो, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और उसको इंप्रूव भी करना है। नेचुरल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट लिखो, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, तो आपको अपनी मानसिकता कैसी बनानी है? साइंटिफिक। कि आप हर चीज की क्या करो? इंक्वायरी करो कि ये चीज ऐसी है तो क्यों है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, हर चीज को क्वेश्चन करो, ब्लाइंडली किसी भी चीज को बिलीव मत करो। ठीक है। उसके बाद लिखो, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। टू स्ट्राइव, स्ट्राइव, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। तो आप जिंदगी में जो भी करो, वो कैसे करो? एक्सीलेंस के साथ, उसको अच्छे से करो। तो चाहे घास काटो, पर अच्छे से काटो, तो ही तो मजा है। हाँ। ठीक है। उसके बाद टेंथ लिखो, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस।
एब्जर, ABJURE, एब्जर मतलब छोड़ना कोई चीज, एंड टू एब्जर वायलेंस। ठीक है, आपके ये वोकेबलरी भी थोड़ी थोड़ी ठीक हो जाएगी ऐसे वर्ड्स लिखेंगे तो। एंड टू एब्जर वायलेंस, तो वायलेंस को आपको क्या करना है, रिनाउंस करना है, उसको छोड़ना है, नहीं करनी है वायलेंस। ठीक है, और पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद 11th लिखो जो बाद में ऐड हुआ है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द चिल्ड्रन, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द children of 6 to 14 years to provide opportunity for the children of 6 to 14 years for education, for education। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट भी है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है आपकी। ठीक है, फंडामेंटल राइट कब है, जब आप खुद बच्चे हो, और ड्यूटी कब है, जब आपके बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, उनको फिर आपको, समझ गए, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट जो है वो कैसे की जाती है। ठीक है, छोटा सा ही चैप्टर है। नहीं नहीं, बस इधर तक ही आपको याद करने हैं, आर्टिकल 1 से लेके 51 तक। उसके बाद अब जो जो आएंगे बीच बीच में वो मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, यहां तक पर 51 तक आपको सारे आने चाहिए। बाकी पूछते हैं।